चलिए जी, आज हम करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है जी, एक सिंगल शॉट में हम केमिकल काइनेटिक्स खत्म कर देंगे। राइट, और सिंगल शॉट में करना क्या क्या है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं आपको ही कवर करूंगा। न्यूमेरिकल पे मेनली फोकस करूंगा। थ्योरी पार्ट बहुत ज्यादा नहीं, थ्योरी पार्ट को मैं खींचूंगा भी नहीं, छोटे छोटे ही रखूंगा। और उसके बाद जो मेनली है फोकस हमारा न्यूमेरिकल्स पे रहेगा। राइट, ओके, केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स हमने क्यों पढ़ा था? व्हाई डू वी स्टडी केमिकल काइनेटिक्स? स्पीड ऑफ द रिएक्शन रेट। ठीक है जी, स्पीड ऑफ द रिएक्शन, कितनी स्पीड से मेरा कोई रिएक्शन हो रहा है उस चीज के बारे में पढ़ेंगे, या रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। ये दो चीजें हमने पढ़ी है, दो चीजें नहीं है, एक ही चीज है ये। ठीक है, बोलने में बस अलग अलग चीजें हैं। स्पीड ऑफ द रिएक्शन, हमने तीन टाइप की रिएक्शन पढ़ी थी: इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड रिएक्शंस प्रोसीडिंग विद द मेजरेबल्स। तीन टाइप की रिएक्शंस थी। फर्स्ट इज द इंस्टेंटेनियस। ठीक है, अब वो कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। तो जितनी भी मेनली हमारी आयनिक रिएक्शंस होगी ना भाई बहनों, वो हमारी इंस्टेंटेनियस होगी। अब वो बोलता है, सपोज करो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि मुझे रिएक्शंस बताओ इंस्टेंटेनियस रिएक्शन की, मतलब उसने चार एग्जांपल्स दे दिए और उसने बोला कि पिक द करेक्ट वन। तो उसमें कौन सी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है, तो हमें पता चल जाएगा कि जो भी मेरी आयनिक रिएक्शंस होंगी वो क्या है, हमारी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। राइट, ठीक है, ठीक है, अगर लगे तो बता दें, आपको यहीं बिठाता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट हो गया हमारा। उसके बाद दूसरी चीज है हमारी कौन सी, वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शंस में कौन सी होती है हमारी, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। ठीक है, जैसे दारू बनाने लगे हम, तो इट टेक मंथ्स, है ना। इसके अंदर एरोबिक फर्मेंटेशन करते हैं हम, किसका, केन शुगर का, मतलब शुगर। राइट, वो हमारा कन्वर्ट होता है किसमें, मतलब एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस हो गई। ठीक है, और तीसरी होती है रिएक्शंस प्रोसीडिंग विद मेजरेबल स्पीड। रिएक्शंस प्रोसीडिंग विद मेजरेबल स्पीड, तो इनको हमने पढ़ना भी है, इनके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे हो गया हमारा एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन, जैसे मैंने बताया कि रस्टिंग ऑफ आयरन था, ये वाला नहीं पढ़ना, ये वाला नहीं पढ़ना, ये वाला पढ़ना है। ठीक है, रिएक्शन प्रोसीडिंग विद मेजरेबल स्पीड्स, बहुत सारी रिएक्शंस होती है। जैसे तनवीर जी अभी थोड़ी देर में खाना खा के आए, पहले खाना खाया था इन्होंने, 2 घंटे बाद करेंगे, सर भूख लग रही, छुट्टी करता हूँ। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो रिएक्शंस प्रोसीडिंग एट मेजरेबल स्पीड, जैसे कि हमने यहाँ पे इसके एग्जांपल ले लेते हैं। H2O2 हमने लिया, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन, इसका डिकम्पोजिशन कर दिया, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में और ऑक्सीजन में। राइट, क्लियर है। ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या लिया, CH3COOH, और यहाँ पे हमने ले लिया C2H5OH। यहाँ पे क्या हुआ, ये एस्टर फॉर्मेशन है, यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, एंड दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू CH3COOC2H5। राइट, और साथ में क्या बन जाएगा हमारा, वाटर। दीज आर द फ्यू एग्जांपल जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, जिसमें क्या हो रहा है, रिएक्शन जो है हमारी मेजरेबल स्पीड से प्रोसीड कर रही है। क्लियर हो गई जी, इन रिएक्शंस को हमने यहाँ पे पढ़ना है। अब उसके बाद आता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है हमारा, देखो कोई भी रिएक्शन है, सपोज R गिव्स P, मतलब रिएक्टेंट थे और वो हमें क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं। राइट, R गिव्स P, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा मेरा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। राइट, या हम क्या लिख सकते हैं, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। राइट, ये चीज हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। एक बार डिक्रीज हो रहा है और एक बार इंक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन का, उसे हमने बोल दिया रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है जी, इसको डिनोट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, विच इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। राइट, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं।
क्लियर हो गया जी। और ये दोनों चीजें क्या होंगी हमारी, बराबर होगी। यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन क्यों लगाया, ताकि हम रेट को एक पॉजिटिव क्वांटिटी बना सके। ठीक है जी, ताकि हम रेट को एक पॉजिटिव क्वांटिटी बना सके। राइट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, ये हमने डेल्टा पी बाय डेल्टा टी कर दिया है। राइट, और यहाँ पे ये दोनों चीजें बराबर होती हैं, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ओके, दिस इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। अभी हम एक कोई रिएक्शन करते हैं। सपोज करो मेरे को एक कोई रिएक्शन गिवन है N2 + 3H2, दिस विल गिव अस 2NH3। ठीक है, मुझे ये कोई रिएक्शन दिया हुआ N2 + 3H2 gives 2NH3। ठीक है जी, N2 + 3H2 gives 2NH3। तो यहाँ पे हम इसके रेट के बारे में बात करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू, अब जो रिएक्टेंट है वहां पे हम माइनस साइन लेंगे, डेल्टा N2 बाय डेल्टा T which is equal to -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T which is equal to 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। राइट, जो भी मेरे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से उससे मैंने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 2 कोएफिशिएंट से तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ये रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन आ गए, प्रोडक्ट में नेगेटिव साइन नहीं आएंगे। अब वो क्यों नहीं आए वो भी सुन लीजिए, कभी किसी के दिमाग में आ रहा हो यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। सपोज करो मैंने वो रिएक्शन लिया था आर के स्पीड, मैंने इनिशियली टाइम t = 0 पे इसके 10 मोल्स लिए थे, तो प्रोडक्ट मेरा बना ही कुछ नहीं है, तो उसके मोल्स कितने हैं, 0। एट टाइम t, जब कुछ सर्टेन टाइम के बाद 10 मिनट्स 20 मिनट्स कुछ भी x टाइम के बाद ये 2 मोल्स रह गए और ये 4 मोल्स बन गए, ये 2 मोल्स रह गए और ये 4 मोल्स रह गए। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन को हमने x1 बोल दिया, इसको x2 बोल दिया, तो रेट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ x2 - x1 अपॉन t2 - t1। इसको हमने 10 मिनट्स ले लिया सपोज कर। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हुआ, x2 - x1, तो यहाँ पे क्या होएगा, माइनस साइन आगे था, 2 - 10 अपॉन 10, कितना आ रहा है ये, -8 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 8/10। दिस इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है। ऐसे ही अगर हम प्रोडक्ट के केस में लेंगे तो यहाँ पे x2 - x1 करोगे तो 4 - 0 अपॉन 10, तो वो क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। रिएक्टेंट को मतलब रेट को पॉजिटिव क्वांटिटी बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ओके, तो ये हो गया। अब उसके बाद एक चीज पूछता है कि रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस के बारे में, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। वो पूछेगा कि भैया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, तो उसके रेट हम कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। जब भी वो रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की बात करेगा तो हम यहाँ पे ये करेंगे, जो भी हमारे ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इनको निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब सपोज करो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, rate of disappearance of N2 that will be equal to minus delta N2 by delta T आना था। Rate of disappearance of H2 तो that will be equal to minus delta H2 upon delta T। जो 1/3 था उसे मैंने निगलेक्ट कर दिया, या इसे उठा के मेरे को क्या करना पड़ेगा, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है, सिर्फ यही इसी की वैल्यू। अब आता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, तो दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। जो 1/2 था उसे दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई करता है। क्लियर है तनवीर जी, क्लियर है, सक्षम जी, सार्थक जी, जी, सिमरन, हाँ जी, क्लियर है बेटा सभी को। ओके, तो ये हो गया हमारा भैया रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस की बात की। अब हम बात करेंगे यहाँ पे रेट यूनिट्स की, रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स, रेट ऑफ रिएक्शन के हम बात करेंगे यूनिट्स के बारे में। देखो हर जगह हमने क्या लिया, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यहाँ पे भी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यहाँ पे भी, जहां पे भी देखो यहाँ पे भी हमने क्या किया, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टाइम टेकन।
अब कंसंट्रेशन हम किस में लेते हैं, किसकी टर्म्स में, मोलारिटी की टर्म्स में। तो ये आ जाएंगे मोल्स पर लीटर अपॉन में टाइम आ जाएगा। तो वो किसमें ले लिया, सपोज करो सेकंड्स में ले लिया। वो टाइम को हमें चेंज करते रहना, अगर सेकंड्स में गिवन है, मिनट्स में गिवन है, आवर्स में गिवन है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम इनके यूनिट्स को चेंज करते रहेंगे। मोल्स पर लीटर पर सेकंड, मोल्स पर लीटर पर मिनट, मोल्स पर लीटर पर आवर। फाइन, क्लियर है। अब हम बात करेंगे एवरेज रेट के बारे में। ये जो मैंने निकाला था, दिस इज द एवरेज रेट, अभी हम फॉर्मूला में भी लगाएंगे। अब एवरेज रेट मेरा कैसे निकलेगा, कोई भी रिएक्शन थी, एवरेज स्पीड कब निकलती है, जब हमने पूरा पूरा डिस्टेंस जो था वो कवर अप कर लिया, तब मेरा एवरेज रेट निकल के आएगा। राइट, सपोज करो इन्होंने अपने घर जाना है, यहाँ से 200 किलोमीटर है और उनको 3 घंटे लगेंगे, तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी, कब निकली वो एवरेज स्पीड, जब इन्होंने पूरा घर पहुंच गए, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, 3 या 4 घंटे जो भी टाइम लगा, उसके बाद ही एवरेज स्पीड निकली ना। क्या ये ऐसे बता देंगे 10 किलोमीटर चले मेरी एवरेज स्पीड ये आ रही है, होएगा? चंडीगढ़ में तो निकलोगे तो स्पीड कम आने वाली है ना, बट जैसे ही मोहाली क्रॉस किया तो उसके बाद तो जहाज बना देना हमने, है ना, होता है ना ऐसा। तो वही चीज भी, एवरेज स्पीड कब निकली, जब मेरा पूरा का पूरा रिएक्शन हो गया। तो वहां पे हम क्या करेंगे, इसके यूनिट्स, यहाँ पे कंसंट्रेशन, यहाँ पे टाइम था। फाइन, अब रिएक्टेड की कंसंट्रेशन थी, विद टाइम हमारी कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है जी, जैसे जैसे आर के स्पीड, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विद द टाइम। सपोज करो यहाँ पे किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसका इनिशियल कंसंट्रेशन x1 था, कितने टाइम पे, टाइम t1 पे, यहाँ पे हमने निकाला, तो यहाँ पे इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो कंसंट्रेशन थी वो x2 थी, टाइम हो गया t2। ये वाला जो पार्ट था दिस विल बी डेल्टा x, और ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारा, डेल्टा t। तो एवरेज रेट क्या हो गया भैया हमारा, माइनस ऑफ x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, कितना डिस्टेंस कवर किया अपॉन टाइम टेकन, एवरेज स्पीड हमने ये निकाल दी। अब उसके बाद वो कहीं पे एक आर इंस्टेंटेनियस के बारे में बात करेगा, इसी में ही बता रहा हूं मैं। आर इंस्टेंटेनियस क्या हुआ, अब दिया घर जा रही थी, ठीक है ना, जिस गाड़ी से वो जा रही थी, तो हो सकता है वो एक सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे 120 की स्पीड में भी चला रही हो गाड़ी, सोचना ही है हमने, है ना। तो 120 की स्पीड में भी चला रहे हैं गाड़ी, आर इंस्टेंटेनियस एक सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। अब वो टाइम जो है वो बहुत छोटा सा है, जो डेल्टा टी है दैट अप्रोचेस जीरो, दैट अप्रोचेस जीरो, और उस टाइम पे कंसंट्रेशन डेल्टा टी, सॉरी dt कम हो रही है फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, नहीं, कंसंट्रेशन कितना कम हो रहा है, dx, और टाइम इंटरवल कितना है मेरा, dt। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, माइनस dx अपॉन dt, ठीक है जी, और जो डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, क्लियर है। और उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक क्या बना दिया, टेंजेंट बना दिया, यहाँ पे निकालनी थी हमने किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, यहाँ पे हमने इसकी निकालने के लिए हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और दैट विल बी इक्वल टू, सपोज करो ये O हो गया, ये Q हो गया, ये P हो गया, तो क्या आएगा जी, tan थीटा, टेंजेंट बनाया ना मैंने यहाँ पे, टेंजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है टेंजेंट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P अपॉन V, ऐसे पढ़ते हो ना आप लोग, कैसे पढ़ते हो, याद किया हो, वेरी गुड यार। अब परपेंडिकुलर क्या है भैया, OP अपॉन में बेस, बेस क्या है PQ, क्लियर हो गया। तो ये मेरा कौन सा आ गया, आर इंस्टेंटेनियस, याद रखिएगा ये, हाँ जी क्लियर है। अब मेरे को अगर प्रोडक्ट के केस में इसका ग्राफ बनाना होगा, तो यहाँ पे मेरा कंसंट्रेशन आ गया, यहाँ पे आ गया भैया टाइम, तो क्या होगा, विद टाइम रिएक्शन, सॉरी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। यहाँ पे x1 टाइम पे, मतलब x1 कंसंट्रेशन टाइम t1 पे, x2 कंसंट्रेशन टाइम t2 पे है, तो इसका एवरेज रेट निकल जाएगा। वही सेम फॉर्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। फाइन, ओके। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे मूव करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा।
ओके चलिए, अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ रिएक्शन लिखिए, इन द रिएक्शन A plus 2B gives 3C plus 2D. The rate of disappearance of B, the rate of disappearance of B is 1 into 10 raised to power minus 2. Rate of disappearance of B is 1 into 10 raised to power minus 2 moles per liter per second. Moles per liter per second. What will be the rate of the reaction? What will be the rate of the reaction and rate of change in concentration and rate of concentration, sorry, rate of change in concentration of A and C. Rate of change in concentration of A and C. Right? समझ आया? अब क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें A plus 2B gives 3C plus 2D. अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस मैंने आपको बताया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस मतलब B का दिया हुआ है तो डेल्टा B अपॉन डेल्टा T गिवन है 1 into 10 raised to power minus 2. मैंने आपको बताया था कि जब भी रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपियरेंस होगा तो हम उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को कंसीडर नहीं करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे. वेरी गुड. ठीक है, तो हमें इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी निकालना है और उसका रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A एंड C. और रेट निकालना, तो रेट निकालते हैं भैया. पहले रेट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू क्या होएगा यहाँ पे माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा T विच इज इक्वल टू माइनस 1/2 डेल्टा B अपॉन डेल्टा T विच इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा C अपॉन डेल्टा T विच इज इक्वल टू 1/2 अपॉन डेल्टा D अपॉन डेल्टा T. ठीक है जी, क्लियर हो गया? ये तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन हो गया. अब उसने क्या पूछा है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A. तो वो क्या होएगा? अब देखो इन दोनों को, मेरे को इसकी वैल्यू मालूम है तो मैं इन दोनों को कंसीडर कर सकता हूं. तो मैं यहाँ पे लिखता हूं 1/2 डेल्टा B अपॉन डेल्टा T दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा A अपॉन डेल्टा T. क्लियर है? या यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा B अपॉन डेल्टा T. यहाँ पे आ गया 1/2. डेल्टा A अपॉन डेल्टा T निकाला था ना, तो ये राइट साइड पे आना चाहिए था. तो दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इनटू डेल्टा B अपॉन डेल्टा T की वैल्यू कितनी है? 1 into 10 raised to power minus 2. माइनस साइन निकले. हाँ, जब भी रेट निकालेंगे क्योंकि वो तो आना पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 0.5 into 10 raised to power minus 2, या आप लिख सकते हो 5 into 10 raised to power minus 3 moles per liter per second. ये आ गया मेरा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A. अब उसने पूछा रेट, यहाँ पे लिख देता हूँ, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A. उसने ऐसे लिखा. दूसरी चीज उसने पूछी है रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, किसकी कंसंट्रेशन? C की. तो वहां पे इसे दोनों को करते हैं 1/2 डेल्टा B अपॉन डेल्टा T विल बी इक्वल टू 1/3 डेल्टा C अपॉन डेल्टा T. मुझे निकालना है डेल्टा C अपॉन डेल्टा T. डेल्टा C अपॉन डेल्टा T विल बी इक्वल टू 3/2 डेल्टा B अपॉन डेल्टा T. ये कितना आ जाएगा? 1.5 into 10 raised to power minus 2 moles per liter per second. ठीक है जी, क्लियर है जी? 1.5 into 10 raised to power minus 2 moles per liter per second. ये आपका नीट का क्वेश्चन था 2005 में, जब कभी सीबीएसई टीएमटी होगा. सिंपल क्वेश्चन आएगा यहाँ, कोई टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन नहीं आएगा.
हाँ जी हो गई क्लियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इन द रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन लिख रहा हूं मैं। In the reaction BrO3 minus plus 5Br minus plus H6H plus, this will give us 3Br2 plus 3H2. How is rate of appearance of bromine? How is rate of appearance of bromine? How is rate of appearance of bromine related to rate of disappearance of bromine? Rate of disappearance of bromidine. Disappearance of bromidine. ठीक है जी, इन्होंने बोला इन दो चीजों को रिलेट करना है हमें बस। ठीक है, अगर हम इसका रेट निकाले तो रेट क्या आएगा? रेट विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा BrO3 माइनस अपॉन डेल्टा T विल बी इक्वल टू 1/5 विद नेगेटिव साइन। डेल्टा Br माइनस upon delta T which is equal to minus 1 by delta 6 upon delta H positive upon delta T which is equal to 1 by 3 delta Br2 upon delta T which is equal to 1 by 3 delta H2O upon delta T। अब इन दोनों ने दो चीजों को बोला, क्या बोला इसने? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन। अब ये चीज मेरी राइट हैंड साइड में आनी चाहिए, ये लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/3 डेल्टा Br2 अपॉन डेल्टा T विच इज इक्वल टू 1/5 डेल्टा Br माइनस अपॉन डेल्टा T। अब इसको निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस, तो मैंने बताया था कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स नहीं लेने हैं, तो इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा Br2 upon delta T will be equal to 3/5 delta Br minus upon delta T। ठीक है जी, क्लियर है, समझ आ गई? तो इस टाइप के क्वेश्चन है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है जी, समझ आ गया, याद आ रहा है कुछ? हाँ जी लिख लिए जी। ओके तो चलिए अब हम बात करेंगे फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। पहला कौन सा है हमारा? लिखने की जरूरत नहीं है, लिखवाया हुआ सारा, बस सुन लेना। ठीक है, अभी देखो हमने यहाँ पे रेट निकाला था। रेट किसके बराबर है? रेट जो था वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था? हमारा टाइम के। उससे हमें मतलब नहीं है। अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, अगर उसकी कंसंट्रेशन को मैं इंक्रीज करता रहूंगा तो रेट क्या होगा मेरा? इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमने यहाँ पे लिखा कि रेट जो था भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था? कंसंट्रेशन के। अगर मैंने कंसंट्रेशन इंक्रीज किया तो रेट क्या हो जाएगा भैया बहनों? इंक्रीज हो जाएगा। तो पहला जो था हमारा फैक्टर दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
सेकंड जो है दैट इज टेम्परेचर। कल हमने आर्हेनियस इक्वेशन की थी, वैसे भी मैंने लिखवाया था कि विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स डबल, है ना। रात को कभी कभी दूध नहीं पीते हो, दूध नहीं पिया जाता है ना, भूल गए, सो गए, कुछ भी हुआ तो सुबह तक वो दूध खराब हो जाएगा, बट सर्दियों में ऐसा नहीं होता है, टेम्परेचर गर्मियों में ज्यादा है। थर्ड जो है दैट इज प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है हमारा, कोई फॉरेन सब्सटेंस है जिसकी वजह से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि कल हमने पढ़ा था आर्हेनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी जो थी वो हमारी डिक्रीज कर देता है, ठीक है, ज्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है। कुछ रिएक्टेंट मेरे जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ रिएक्टेंट जो होते हैं वो बाद में रिएक्ट करते हैं, है ना। कुछ बच्चे होते हैं उन्हें बोलो भाई पढ़ लो तो पढ़ लेते हैं, कुछ होते हैं जिन्हें बोलते रहो भाई पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, है ना। तो नेचर ऑफ द स्टूडेंट, वो ऐसे ही रिएक्टेंट होते हैं। कुछ रिएक्टेंट जल्दी से रिएक्ट कर जाएंगे सेम रिएक्शन में, और कुछ लेट करेंगे। अपने पर मत लेना यार, आप तो सारे पढ़ने वाले हो। नेक्स्ट भी है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया से क्या हुआ भैया, जो रेट है वो हमारा जल्दी हो जाता है। सपोज करो मेरे को अमनजीत ने नींबू पानी बनाना है ना, एक केस में वो मोटे वाली मिश्री यूज कर रहे हैं और दूसरे केस में उन्होंने क्या किया, पूरा यूज किया, पूरा समझते हो ना, चीनी वाला पूरा वो यूज किया। तो किस में जल्दी बनेगा, किस में जल्दी पानी घुलेगा, पूरे में, क्योंकि सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है। क्लियर हो गया। उसके बाद एक्सपोजर टू रेडिएशन, बहुत सारी रिएक्शन है जो हमारी फास्ट होती है, ठीक है ना। जैसे पहाड़ों पे जाओगे तो टैनिंग बड़ी जल्दी होती है एज कम्पेयर टू यहाँ पे बाहर निकलोगे तो रेडिएशन वहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, यहाँ पे कम होती है। चलिए नेक्स्ट वी हैव डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन। यहाँ पे हम बात करेंगे दो चीजों के बारे में, लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में और दूसरा है हमारा रेट लॉ, ठीक है जी। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, सपोज करो मैंने कोई रिएक्शन लिया है, यहाँ पे हम एक जनरल सी रिएक्शन लेंगे, उसी से मैं दोनों लॉ समझा दूंगा आपको, लॉ ऑफ मास एक्शन भी और रेट लॉ भी। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि जो मेरा रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज्ड टू पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ठीक है। ये मेरे पास रिएक्शन था A plus AA plus BP plus CC gives products। तो लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि जो भैया रेट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज्ड टू पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ठीक है जी। क्लियर हो गया जी। ये तो हो गया हमारा रेट ऑफ rate which is equal to k a raised to power a b raised to power b and c raised to power c। k मेरा क्या है, रेट कांस्टेंट है, इसको हम बोल देते हैं रेट कांस्टेंट। अगर मेरे को इसको डिफाइन करना हो रेट कांस्टेंट को तो कैसे करेंगे हम, हाँ जी, रेट कांस्टेंट को मेरे को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, जब हम यहाँ पे क्या करें, ये जो A, B और C है इनकी वैल्यूज को 1 पुट कर दें तो ये K किसके बराबर हो जाएगा, रिएक्शन रेट के बराबर या रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर, ठीक है। K विल बी इक्वल टू रिएक्शन रेट अगर मेरे A, B और C की कंसेंट्रेशन को हम 1 पुट कर दें। क्लियर हो गया। तो ये आ गया भैया मेरा लॉ ऑफ मास एक्शन। अब दूसरी चीज है रेट लॉ, ये हमने पेपर में यूज नहीं करना, ये कहीं पे यूज नहीं होगा, जस्ट वैसे ही बताया। अब उसके बाद दूसरी चीज है रेट लॉ। रेट लॉ क्या है हमारा, दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, इसके थ्रू हम रेट बताएंगे, ठीक है। और सपोज करो मैंने यहाँ पे बताया रेट, रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी। यहाँ पे हमने P ले लिया, यहाँ पे Q ले लिया, यहाँ पे R ले लिया। अब ये जो P है, Q है, R है, इसकी वैल्यू हमने कैसे डिटरमाइन की, बाय एक्सपेरिमेंट्स। ऐसे नहीं बस रिएक्शन को देखा एक्सपेरिमेंट ऐसे बता दिया नहीं होएगा, इसको एक्सपेरिमेंट करके हमने P, Q और R की वैल्यू निकाली। These P, Q, R may or may not be equal to ABC। जरूरी नहीं है सेम होंगे, बाय चांस बाय लक वो सेम हो सकता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा, इसे हम एक्सपेरिमेंट करके निकालेंगे।
So reaction rate is equal to K A raised to power P, B raised to power Q and C raised to power R आ गया। हाँ जी क्लियर है ये रेट लॉ के अकॉर्डिंग। रेट लॉ हमने कैसे निकाला? दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, इसको हम रिएक्शन को देख के फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गई? नेक्स्ट वी हैव ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इसी के साथ में ही आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? जो रेट लॉ था उसके जो कोफिशिएंट्स थे, एक्चुअल कोफिशिएंट्स थे, उनको हमने ऐड कर दिया, तो वो हमें क्या देगा? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है जी? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन P प्लस Q प्लस R, रेट लॉ के जो भी हमारे स्टोइकियोमेट्रिक या जो पावर थी उनका सम कर दिया, तो वो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बता देगा, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टाइप की रिएक्शंस होती हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, छोटा छोटा बता दे रहा हूं आपको। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब जो रेट था दैट इज इक्वल टू K A रेज़ टू पावर 0, है ना? जीरो ऑर्डर में अगर पावर्स का सम अगर 0 आ रहा है तो मतलब क्या हुआ? मेरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं वो कौन सी होती हैं भैया? हमारी हेट्रोजीनियस रिएक्शन। वेरी गुड। हेट्रोजीनियस रिएक्शन मतलब जो हमारी कैटलिस्ट की सरफेस पे हो रही है। वेरी गुड। जो हमारी रिएक्शंस कैटलिस्ट की सरफेस पे होगी वो हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, राइट? क्लियर है? अभी ओके, ये क्लियर है जी? समझ आ गया? अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा? रेट जो है भैया दैट विल बी इक्वल टू K A रेज़ टू पावर 1, K A रेज़ टू पावर 1 आ गया। क्लियर है? दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये वाली रिएक्शन एक ही रिएक्टेंट है, उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब ये कौन सी रिएक्शन होती है? और हमारी जितनी हमारी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो भी रिएक्शंस हैं वो हमारी डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस, ठीक है जी? रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन वो सारी की सारी हमारी क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब उसके बाद रेट जो था दैट विल बी इक्वल टू K A रेज़ टू पावर 2, A रेज़ टू पावर 2, दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मतलब एक रिएक्टेंट की डबल कर देंगे। थर्ड ऑर्डर में K A रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा। क्लियर है? दिस ऑर्डर कैन बी इन द फ्रैक्शन आल्सो, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। सपोज करो यहाँ पे आया रेट इज इक्वल टू K A रेज़ टू पावर 1 एंड B रेज़ टू पावर हाफ, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1 प्लस हाफ, कितना आ जाएगा भैया? 3/2। क्लियर है? ऑर्डर जो है वो हमारा फ्रैक्शंस में हो सकता है। हाँ जी क्लियर है ये? अब दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरी होती है हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शंस कौन सी होती है? जो मेरी सिंगल स्टेप में हो जाएगी। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कौन सी होती हैं? जो हमारी नंबर ऑफ स्टेप्स में होगी, ठीक है? एक से ज्यादा स्टेप में होगी। जहां पे हम मैकेनिज्म का यूज कर रहे थे वहां पे इंटरमीडिएट बनेगा और इंटरमीडिएट फिर से फाइनली हमारा प्रोडक्ट बना के देगा। क्लियर है जी? और ऑर्डर हम किसी भी रिएक्शन का बता सकते हैं, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन का या किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का बता सकते हैं, फाइन? तो चलिए जरा एक क्वेश्चन लिखते हैं। फॉर अ रिएक्शन A plus B gives product rate law expression for rate law
expression for rate is equal to k a raised to power 2, sorry, a b raised to power 2, a b raised to power 2 if the volume of vessel is reduced to, if the volume of vessel is reduced to 1/3 of its original volume, 1/3, 1/3 of its original volume, then what will be the effect on the rate of reaction? Effect on rate of reaction. PMT वालों का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन। समझ आया भाई मनो? क्वेश्चन क्या किया उन्होंने? कोई भी रिएक्शन था A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, उसका रेट दे दिया उन्होंने, सब कुछ दे दिया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है ये, ठीक है जी। अब उसने बोला कि हमने जो वॉल्यूम था उसको डिक्रीज कर दिया, 1/3 कर दिया, तो कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? नाउ मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स बाय वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम को 1/3 कर दूंगा तो कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? 3 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। वेरी गुड, समझ रहे हो? जो कंसंट्रेशन थी वो हमारी 3 टाइम्स हो जाएगी। इनिशियल रेट सपोज करो R1 जो था वो ये था, जब मैंने वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया तो रेट R2 हो गया, दैट विल बी इक्वल टू K TA एंड TB रेज़ टू पावर 2। समझ रहे हो? इसको डिवाइड कर देंगे हम, K से K कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? A इंटू B रेज़ टू पावर 2 अपॉन 3, 9 3 से कितना होता है? 27, A इंटू B स्क्वायर। ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या? जो R2 था दैट विल बी इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ R1। दैट्स इट, हो गया। समझ आया जी? जब हमने वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया तो कंसंट्रेशन मेरी 3 टाइम्स हो गई। बस यही चीज समझनी थी यहाँ पे। ओके, अब उसके बाद हम बात करेंगे यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। के की कांस्टेंट की वैल्यू जब जीरो ऑर्डर के लिए, मतलब जनरल इक्वेशन में लिख दे रहा हूं, तो वो क्या होगी? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इनटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर n, राइट? ये फॉर्मूला आ जाएगा, या आप इसे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, कंसंट्रेशन ऊपर चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस n अपॉन टाइम। ऐसे भी कर सकते हो, कोई भी ले लीजिए। n की वैल्यू क्या बता रहा है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या होगी? n इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन माइनस 0, 1 माइनस 0 0 आएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। यहाँ पे यूनिट्स आ गए मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल दीजिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आ जाएगा n इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 कितना होता है भैया? 0, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट वी हैव सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में क्या होगा? यहाँ पे 1 माइनस 2 कितना आएगा? -1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मोल -1 लीटर सेकंड इनवर्स। ऐसे ही थर्ड ऑर्डर के लिए कर देते हैं,
तो n की वैल्यू 3 होगी भाइयों, यहाँ पे आ जाएगा 1 - 3 -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ये आंसर आ गया भैया। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो। मैंने पहले आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं बताया था, यहाँ पे बता दिया। ठीक है जी, बात एक ही है, उसे थोड़ा मॉडिफाई कर दिया पहले वाले को, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, घबराना मत। ठीक है जी, क्लियर है। चलो जी आगे चलेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन के बारे में। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे जिसमें मेरा कोई ये बताया नहीं होगा कि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या सेकंड ऑर्डर है, बस ऐसे ही दिया हुआ है। इसकी यूनिट से मुझे बता, मतलब वहां पे दिमाग लगा के ये निकालना है कि ये 0 ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर हमारे सिलेबस में नहीं है। क्लियर हो गया जी, चलें आगे फिर। चलिए क्वेश्चन लिखिए जरा। द रेट ऑफ रिएक्शन the rate of reaction में given है 2NO plus Cl2, this will give us 2NOCl is doubled when concentration of Cl2 is doubled. When concentration of Cl2 is doubled and becomes 8 times when concentration of both NO and Cl2 are doubled. Determine the order of reaction. Determine the order of the reaction. ठीक है जी, अब ऑर्डर बताना है। क्या होगा, रेट दैट विल बी इक्वल टू के NO रेज टू पावर x एंड Cl2 रेज टू पावर क्या होगा भाइयों, भाई मुझे x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है। अगर x प्लस वाई की वैल्यू पता लग जाती है तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में उसने बोला कि व्हेन ये दिया हुआ है इज डबल्ड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 इज डबल्ड, तो यहाँ पे मैं R1 के नाम की इक्वेशन बनाता हूं, दैट विल बी इक्वल टू के। अगर मैं क्या कर रहा हूं, रेट डबल हो रहा है, अगर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन जो है वो मतलब ट्वाइस कर दे रहा हूं, तो के NO2 रेज टू पावर x एंड 2Cl2 रेज टू पावर y। क्लियर है। दूसरा एक और इक्वेशन है कि and becomes a time when concentration of both NO and Cl2 are doubled, के यहाँ पे आ जाएगा NO सॉरी ये आ जाएगा 2NO रेज टू पावर x एंड 2Cl2 रेज टू पावर y। इसको हम R ही ले लेते हैं। हाँ जी, क्लियर है भाई बहनों, तीन इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया। अब मैं पहली और दूसरी इक्वेशन ले रहा हूं, टेकिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 2 by 1, so this will be equal to 2r upon r, that will be equal to k NO raised to power x and 2Cl2 raised to power y upon k NO raised to power x and Cl2 raised to power y। ये 2 आ गया, k से k गया, NO raised to power x, NO raised to power x चला गया, तो this will be equal to 2 raised to power y into Cl2 raised to power y upon Cl2 raised to power y। ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 2, तो 2 रेज टू पावर 1 विल बी इक्वल टू 2 रेज टू पावर y, y की वैल्यू आ गई भैया हमारी 1। जब हमारे बेसिस सेम हो गए तो पावर्स को हमने कंपेयर कर दिया। नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, इक्वेशन 2 एंड 3 ले लेते हैं। टेकिंग इक्वेशन 2 एंड 3,
तो ये आ जाएगा 8R इक्वल टू KNO2NO रेज़ टू पावर x एंड 2Cl2 रेज़ टू पावर y अपॉन 2R इक्वल टू KNO रेज़ टू पावर x एंड 2Cl2 रेज़ टू पावर y। इसको डिवाइड किया तो 4 आ गया, यहाँ पे आ गया 2 रेज़ टू पावर x एंड NO रेज़ टू पावर x, यहाँ पे आ गया NO रेज़ टू पावर x। अब इसे क्या करें, बेसिस सेम करने हैं, तो यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 2 इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x, x की वैल्यू आ गई भैया हमारी 2 आ गई, सॉरी x की वैल्यू भी आ गई, y की भी आ गई, तो रेट विल बी इक्वल टू k NO रेज़ टू पावर x, NO रेज़ टू पावर 2 एंड Cl2 रेज़ टू पावर 1। ऑर्डर आ गया हमारा 3। अच्छा हाँ जी, क्लियर हुए? इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ओवरऑल ऑर्डर हमारा आ गया रिएक्शन का 3। भाई चले आगे, चले आगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अभी मैंने बताया था आपको, एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जिसमें मेरा कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, वो वाली रिएक्शन जो मेरी सिंगल स्टेप में हो जाएगी, दैट इज एलिमेंट्री रिएक्शन। उसके बाद आती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, उसके बाद आती है हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कौन सी होती हैं? वो वाली रिएक्शन जो हमारी एक से ज्यादा स्टेप में होंगी, वो वाली रिएक्शन जो हमारी एक से ज्यादा स्टेप्स में होंगी, जिसमें हमारा कोई ना कोई एक इंटरमीडिएट फॉर्म होएगा, इसमें हमारा कोई ना कोई इंटरमीडिएट जो है फॉर्म होएगा। जब भी मेरी कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होएगी, कोई मेरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, अब सपोज करो वो 3 स्टेप में हुआ, तो उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप है उसमें सबसे ज्यादा टाइम लगना है, क्योंकि हम रेट ऑफ रिएक्शन के, स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब जो स्पीड है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी? जो स्लोएस्ट स्टेप था, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब हम रेट कौन से वाले स्टेप से बताएंगे? जो हमारा स्लोएस्ट स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है जी, ऐसा मैंने आपको पहले लिखवाया हुआ है। नेक्स्ट वी हैव मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है हमारा? कितनी मेरी रिएक्टिंग स्पीशीज है, कोई भी मेरा रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर मेरे पास कितने रिएक्टेंट है, और वो रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है जी। और मॉलिक्यूलरिटी बियॉन्ड 3 इज वेरी रेयर, मतलब 3 से ज्यादा रिएक्टेंट जो होंगे वहां पे, उसके बाद वाली जो रिएक्टेंट जैसे 3, 4, 5, 6, वो वाली रिएक्शन बहुत रेयर होती है जो सिंगल स्टेप में होंगे। ठीक है जी, वो सारी की सारी रिएक्शन फिर क्या होंगे? हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। दोबारा क्लियर है जी सभी को? फाइन। मॉलिक्यूलरिटी बियॉन्ड 3 इज वेरी रेयर, याद रखिएगा। और मॉलिक्यूलरिटी कभी भी हमारी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होगी। अब उसके बाद हमने ग्राफिकल मेथड किया था, वो ग्राफिकल मेथड के बारे में बहुत ज्यादा अभी बात मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, क्योंकि वो चीज नहीं आएगी। ऑसवर्ड आइसोलेशन मेथड के बारे में भी बहुत ज्यादा चीजें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। बस यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ वाला जो मैंने कराया था आपको लोगों को सब बताया था, बट उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे वो लिख लीजिए जरा। अब लिखिए, फॉर अ केमिकल रिएक्शन। देखो भैया, टेबल वाले क्वेश्चन देख के घबराना मत, कल भी जो टेस्ट है उसमें घबराना नहीं है, पता नहीं क्या कर दिया यार। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे वहां पे, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं ऑलरेडी, जाके थोड़े से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, हो जाएगा काम। ठीक है, चलिए लिखिए जरा। फॉर अ रिएक्शन A plus B gives product. For a reaction A plus B gives product. The following initial rates were obtained. The following initial rates were obtained at various given
following initial rates were obtained at various given initial concentrations. यहाँ पे हमें 3 एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं. ए का कंसेंट्रेशन हमें गिवन है कितना 0.1 0.2 0.1. ठीक है जी. बी का कंसेंट्रेशन हमें गिवन है 0.1 0.1 0.2. रेट की वैल्यू गिवन है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. यूनिट्स गिवन है हमें. तो दीज आर 0.05 0.10 0.05. राइट. रेट लॉ, मुझे रेट लॉ निकालना है. एंड रेट कांस्टेंट एंड फाइंड द रेट कांस्टेंट फॉर अबव रिएक्शन. के की वैल्यू भी बतानी है हमें. के भी बताना है और रेट भी बताना है. राइट. अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे दो रिएक्टेंट थे. मैं ऐसे रेट निकालता हूं. रेट विल बी इक्वल टू के ए रेज टू पावर एक्स एंड बी रेज टू पावर वाई. ये एक्सपेरिमेंट्स गिवन है. यहाँ पे रेट गिवन है मुझे. फर्स्ट इक्वेशन में बना रहा हूं. 0.05 विल बी इक्वल टू के ए रेज टू पावर. अब ए की वैल्यू कितनी गिवन है हमें यहाँ पे 0.1 रेज टू पावर एक्स और दूसरे वाले में गिवन है 0.1 रेज टू पावर वाई. दूसरा एक्सपेरिमेंट 0.10 विल बी इक्वल टू के 0.2 रेज टू पावर एक्स एंड 0.1 रेज टू पावर वाई. तीसरे वाला 0.05 विल बी इक्वल टू के 0.1 रेज टू पावर एक्स एंड 0.2 रेज टू पावर वाई. अभी वही आ गया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3. ठीक है. फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वहां से हम क्या करेंगे, इनके वैल्यूज निकाल सकते हैं. अभी मैंने कराया था. ये दो इक्वेशन लीजिए, एक को इससे डिवाइड करिए, इसको इससे डिवाइड करिए, आंसर आएगा. पहले इक्वेशन 1 एंड 2 डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1. दूसरे वाले केस में डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3. चलिए निकालिए जरा. अजी हो गया. हाँ, कैसे भी कर दो आंसर आएगा ही आएगा. 1 को 2 से, 2 को 1 से, 3 को 1 से. डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1. तो 0.10 upon 0.05 that will be equal to k 0.2 raised to power x and 0.1 raised to power y. K is equal to 0.1 raised to power x and 0.1 raised to power y. ये 0.1 बाय ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 will be equal to 2 raised to power x. यहाँ पे आ जाएगा 0.1 raised to power x and 0.1 रेज़ टू पावर x. ये कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे आ गया x की वैल्यू आ गई भैया 1. अब दूसरी इक्वेशन निकालते हैं. डिवाइड इक्वेशन 3 by 1 नहीं होएगा, ये 1 by 3 होएगा. 1 by 3. 0.05 upon 0.05 will be equal to k 0.1 raised to power x and 0.1 raised to power y. K 0.1 raised to power x and 0.2 raised to power y. 1 is equal to 1 upon 2 raised to power y.
क्लियर है? अब इसको कैसे सॉल्व करें? 0 ऐसे देखो, यहाँ पे 1/1 कर सकता हूँ ऐसा, 1/1 इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर y, एनीथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है? 1। तो मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/2 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर y, ऐसे लिख सकता हूं। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 0। I will be equal to 0। रेट लॉ पता लग गया, रेट लॉ विल बी इक्वल टू k a raised to power 1 and b raised to power 0। ओवरऑल ऑर्डर कितना आ रहा है मेरा? फर्स्ट ऑर्डर। रेट कांस्टेंट k की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी वैल्यू में पुट कर देते हैं। सपोज करो सेकंड एक्सपेरिमेंट में वैल्यू पुट कर दी 0.10 इक्वल टू k 0.2 रेज टू पावर 1 and 0.1 raised to power 0। anything raised to power 0 is 1। क्या आ जाएगा? 0.2 k will be equal to 0.1 upon 0.2। कितना आ जाएगा ये 1/2 हो गया, 0.5 आ जाएगा। k की वैल्यू आ गई 0.5, इसके यूनिट्स क्या आ जाएंगे? सेकंड इनवर्स। क्लियर है जी? हाँ जी, समझ आ गया? बस ये देखना है कहाँ पे कट रहा था। पहले मैंने 2 और 3 बोल दिया था, यहाँ पे देखो फर्स्ट और सेकंड में ये दोनों कॉमन थे, सेम थे, तो ये कैंसिल आउट हो रहे थे। अब दूसरे केस में मेरे को क्या करना था? x को कैंसिल करना था। ये दोनों लेता तो x कैंसिल नहीं हो रहा था, तो 1 और 3 लिया, वहां पे x कैंसिल हो गया, y की वैल्यू हमारी फाइंड आउट। ठीक है जी? अच्छा सकते हैं बहुत टाइम 10:30। आपने तो मारी थी, नहीं लगा रहा है मैंने आज ना ओके। इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में बात करेंगे भैया हम। इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हमने जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, डायरेक्टली इक्वेशंस पे आ रहा हूं मैं, वहां पे डेरिवेशन लिख कर आऊंगा। ओके, इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हमने जीरोथ ऑर्डर पढ़ा था, तो k इज इक्वल टू क्या था भैया? a0 माइनस a अपॉन t। ठीक है जी? इसके हमने ग्राफ पढ़े थे, कुछ ग्राफ पढ़े थे हमने। कौन से ग्राफ थे? किस किस के बीच में था? कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। ठीक है, तो y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लेके आना है इसे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को हम कर देते हैं kt इज इक्वल टू a0 माइनस a। यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका है? a का कंसंट्रेशन है, तो मैं इसे यहाँ पे ले आता हूँ, तो दिस विल बी इक्वल टू a विल बी इक्वल टू माइनस kt प्लस a0। ठीक है जी? क्लियर है? ये y एक्सिस हो गई, टाइम पे t x एक्सिस हो गया, ये m आ गया प्लस c आ गया। तो स्लोप क्या है? नेगेटिव है। स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस k, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, और इसका अगर मैं एक्सट्रापोलेशन कर दूंगा तो यहाँ पे मिलके क्या मिल जाएगा मुझे? a0। ग्राफ का ध्यान रखना है, ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। क्लियर हो गया? यहाँ पे हमने क्या किया? देखो y इक्वल टू mx प्लस c, यहाँ पे मेरे को a चाहिए था, नीचे t चाहिए था, तो मैंने इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस c वाले फॉर्म में लेके आया। अब y एक्सिस पे a था, तो मेरे को a यहाँ पे लेके आना था। t के साथ कुछ था तो x था, तो वहां पे उसके साथ में जो भी रहेगा वो स्लोप बन जाएगा, और a0 क्या हो गया मेरा? कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन एक मेरा ग्राफ बन जाएगा। क्लियर हुआ? दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब सपोज करो यहाँ पे उन्होंने मेरे को कंसंट्रेशन दे दिया, नहीं सॉरी रेट दे दिया, और यहाँ पे कंसंट्रेशन दे दिया। अब क्या ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड, क्योंकि हमने पढ़ा था रेट जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। a रेज टू पावर 0 था, तो रेट जो है दैट विल गिव अस अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी?
क्लियर है? ओके, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड के बारे में, और इसका हाफ लाइफ कितना था, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2k। जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ आ गया हमारा ए नॉट बाय 2k। उसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, फर्स्ट ऑर्डर में क्या आएगा, k विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a नॉट बाय a। या हमने लिया था 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x। ये हमने ग्राफ, ये हमने वो बनाया था, क्या बना था, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में। और उसके बाद इसके ग्राफ ले लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है लॉग ए और टाइम के बीच में। ये लॉग ए कौन सा है मेरा, नेचुरल लॉग लिया, तो यहाँ पे मेरे को कैसे चेंज करना पड़ेगा, तो k विल बी इक्वल टू 1 अपॉन t log a नॉट बाय a। अब मेरे को इसको y इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म में लेके आना है। इस इक्वेशन को mx प्लस c में लेके आना है। यहाँ पे मेरा क्या आना चाहिए, log a। log a मेरा इसमें आना चाहिए था, ठीक है। तो अब इसको क्या करें, यहाँ पे kt will be equal to log a नॉट बाय a। इसको मैं क्या करता हूँ, खोल लेता हूँ। तो kt will be equal to log a नॉट माइनस log a, log m अपॉन n, log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n। तो ये हो गया, इसको उठा के इधर ले आता हूँ, तो log a will be equal to माइनस kt प्लस log a नॉट। ये y हो गया विच इज इक्वल टू mx प्लस c। ये भी इक्वेशन क्या करेगी, नीचे की डायरेक्शन में आ रहा होगा। स्लोप क्या आ गया इसका, माइनस के, और इसको एक्सट्रापोलेशन करोगे यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, log a नॉट। हाँ जी, क्लियर है, ये समझ आ गया। अब एक और ग्राफ इसने बोला किसके बारे में, log a नॉट अपॉन a अपॉन टाइम के बीच में। चलिए एक बार ट्राई करिए जरा, कैसे बनेगा, ट्राई करो, ट्राई कैसे बना था। प्रैक्टिस करने हैं जाके, डेरिवेशन नहीं आएगी बट ग्राफ आएगा। अब उसने बोल दिया कि भैया बताओ log a नॉट बाय a के बीच में, कल ही पूछ लिया कर दो, ग्राफ बताओ जरा, फिर है ना। तो हमें क्या करना है, वही इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन तो मेरा ये रहा, log a वाली रही। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, देखिए kt विल बी इक्वल टू 2.303 log a नॉट बाय a। अब ये लोग a नॉट बाय a तो मेरे को चाहिए, ये यहाँ पे ऐसे इट आ गया, इसको उठा के इधर ले जाता हूँ। तो ये आ गया log a नॉट बाय a विच इज इक्वल टू kt अपॉन 2.303। ठीक है जी। अब ये क्या हो गया, y इक्वल टू mx प्लस c। c तो कुछ भी नहीं है, इसके साथ जीरो है, तो c तो जीरो हो गया, तो वाला c जीरो हुआ, तो रिएक्शन जो ग्राफ है मेरा वो कहां से शुरू होने वाला है, ओरिजिन से शुरू होएगा। और इसका स्लोप कितना आ गया, k अपॉन 2.303। यहाँ पे आ गया स्लोप इज इक्वल टू k अपॉन 2.303। दैट्स इट, हो गया, क्लियर है जी सभी को। किस तरीके से हमने इसका ग्राफ जो था वो ड्रॉ कर दिया। इसका हाफ लाइफ आ जाएगा t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, या कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के भी इंडिपेंडेंट है इनिशियल को तुम्हारा। बिल्कुल नहीं, पूरी पार्टी दूंगा। फॉर्मूला बताओ ना चाहिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स वाला जो मैंने कराया था उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए।
इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं डालूंगा वैसे तो, छोटे छोटे क्वेश्चन डालेंगे हम। क्लियर है? तो चलिए जरा अब यहाँ पे जो था टी हाफ दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर 1 माइनस एन, ठीक है, ए नॉट, और टी हाफ जो था दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट रेज टू पावर 1 माइनस। क्लियर है? ये मैंने कल आपको इसका क्वेश्चन भी कराया था, इफ यू रिमेम्बर। उसके बाद डिकम्पोजिशन के क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पे अभी नहीं कर रहे हैं। मैं आपको सिंपल वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे कि क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ पे पेपर में पूछे जाएंगे। ओके, देखिए जरा क्वेश्चन। A first order reaction is 20% complete in 10 minutes. Calculate the time for the completion of 75% of the reaction. A first order reaction is 20% complete in 10 minutes. अब देखो क्वेश्चन में चीज समझनी है, a अपॉन a माइनस एक्स था। अब रिएक्शन मेरा 20% कंप्लीट हो गया, बची कितनी 80, तो a की वैल्यू क्या आने वाली है 80, a नॉट की वैल्यू क्या आएगी 100। क्लियर हुआ? दूसरे पार्ट में उसने बोला कि पहले में उसने बोला कि 20% कंप्लीट इन 10 मिनट्स, कैलकुलेट द टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ 75%। कंप्लीशन ऑफ 75%, जब कंप्लीट मेरी 75% होगी, बची कितनी 25%। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे जरा वैल्यू पुट करते हैं, k विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a नॉट अपॉन a। अब k की वैल्यू निकालनी है हमें। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, ठीक है, 10 मिनट्स में वो कंप्लीट हो रही है भैया हमारी। कैलकुलेट द टाइम फॉर द, पहले k निकालता है, k विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 log a नॉट 100 हो गया, और बचा कितना मेरा 80, तो ये आ गया log 5 माइनस log 4 हो जाएगा 2.303 अपॉन 10 log 5 माइनस log 4। log 5 की वैल्यू कितनी थी भैया? हाँ जी, log 5 की वैल्यू 6991, 2.303 upon 10 0.6990 माइनस log 4 की वैल्यू कितनी थी 0.6021, यहां से माइनस करने से 20 ही ले लेते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 0.792.303 अपॉन 10 इंटू 0.0970 मल्टीप्लाई कर लेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी हाँ जी क्लियर है। अब p 75% निकालना पड़ेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन k log a नॉट बाय a। तो बचा कितना भैया हमारा रिएक्शन खत्म होने पे? देखो जरा 2.303 अपॉन 2.303 अपॉन 10 इंटू 0.0970 log
100/25, यहाँ पे log 4 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. This will be equal to 10/0.0970 into log 4 0.6021. इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 62.14 मिनट्स आ जाएगा. ठीक है जी, क्लियर है. 62.14 मिनट्स आ जाएगा. हाँ जी, क्लियर है ये सभी को. चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए जरा. अब इसी टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप के हैं तो यहाँ पे पेपर में पूछे जाएंगे. ठीक है. फाइंड आउट 2/3 life of a first order reaction. 2/3 life of first order reaction in which K is equal to 5.48 into 10 raised to power minus 14 second inverse. क्लियर है जी. क्या निकालना है जी हमें? 2/3 लाइफ. अब किसी की लाइफ मतलब 3 पार्ट्स में थी, है ना, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, है ना. तो 2/3 लाइफ खत्म होगी तो मतलब क्या हो गया? बचपन गया और जवानी गई, बचा गया बुढ़ापा, बची कितनी? 1/3. तो a माइनस एक्स कितना आ गया, या a कितना आ गया मेरा? 1/3 ऑफ a0. क्लियर हुआ? समझ आ गई ये? तो सपोज करो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a0 अपॉन a आ गया. अब k विल बी इक्वल टू, k की वैल्यू तो पता है हमें, t विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन k. k की वैल्यू दी हुई है 5.48 into 10 raised to power minus 14 log. अब a0 तो a0 हो गया, अब बची कितनी थी उसकी? 1/3 ऑफ a0. तो यहाँ पे a0 आ गया और ऊपर क्या आ गया हमारा भैया? 3. तो यहाँ से a0 कैंसिल हो जाएगा, a0 से a0 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? log 3. log 3 की वैल्यू कितनी थी? बस बड़ी बड़ी बता दी. हाँ, 0.4771. तो ये आ जाएगा 2.303 अपॉन 5.48 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 इंटू 0.4771. आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 13 सेकेंड. ठीक है जी, क्लियर है? तो भैया इस तरह से हमने क्वेश्चंस करने हैं. यहाँ पे इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कल भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं. एंटी लॉग वाले नहीं आएंगे क्वेश्चन, एक हाफ लाइफ का करते हैं फिर आगे चलते हैं. क्वेश्चन लिखिए. A first order reaction takes 10 minutes. A first order reaction takes 10 minutes for 25% decomposition. For 25% decomposition, calculate half-life period of the reaction. Calculate half-life period of the reaction. ठीक है जी. अब देखो उसने बोला 25% डिकम्पोजिशन. जब 25% डिकम्पोजिशन होगी तो बचा कितना भैया हमारा? यही चीज समझनी है यार इस क्वेश्चन में. बचा कितना है? सब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहीं पे गड़बड़ कर जाते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम टी दे दिया इन्होंने 10 मिनट्स. A0 हमने 100 ले लिया,
ए कितना बचा भैया हमारा 75, ठीक है जी। बस यही चीज थी यहाँ पे, k विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन 10, 10 मिनट्स था, यूनिट चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, log 100 अपॉन 75, तो ये आ जाएगा log 4 माइनस log 3, 2.303 अपॉन 10, log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6021 माइनस 0.4771, सॉल्व कर लेंगे इसे, 2.303 अपॉन 10 इंटू 1 माइनस 1 0, यहाँ पे 12 में से 7 के 5 आ जाएगा, यहाँ पे 10, 10 में 9 हो जाएगा, ये 9 माइनस 7 कितना होता है 2 हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 5, 5 माइनस 4 1, ये आ जाएगा जी। हाफ लाइफ का डिफरेंस होगा तो 0.69, वही कर रहा हूँ, अभी हाफ लाइन नहीं किया था हमने, सिंपल के निकाला, ठीक है जी। वो मैंने लिखाया था आपको 0.02879 मिनट इनवर्स, ये के की वैल्यू आ गई। अब उसने बोला हमें हाफ लाइफ निकालने के लिए, हाफ लाइफ का फॉर्मूला कितना था हमारा 0.693 अपॉन के, वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए था, T half is equal to 0.693 अपॉन k, k की वैल्यू हमें पता लगी है 0.693 अपॉन 0.02879, T half आ जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी यार इसकी, that will be 24.07 minutes, 24.07 minutes, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ जी क्लियर है ये? ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन है यार, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो भी रेडियो एक्टिव डिके है दे आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद कोलिजन थ्योरी थी, कोलिजन थ्योरी में कल मैंने आपको बताया था, कोलिजन थ्योरी में क्या चीजें हैं, आराम से हाँ जी, कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि कौन सी कोलिजन जो है हमारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करनी है ना। तो दो फैक्टर्स हमने पढ़े थे वहां पे, कौन कौन से दो फैक्टर थे, एक एनर्जी बैरियर था और दूसरा क्या था हमारा ओरिएंटेशन बैरियर, एनर्जी बैरियर एंड ओरिएंटेशन बैरियर। कोलिजन थ्योरी में बोला था उसने कि कितने मेरे नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज हैं व्हिच आर कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली टू गिव द प्रोडक्ट्स, और वहां पे हमने कोलिजन फ्रीक्वेंसी की बात की थी, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हमने जी से डिनोट किया था। क्लियर हो गई? और वहां पे हमने के की वैल्यू निकाली थी, के क्या आ रहा था हमारा, के विल बी इक्वल टू पी जेड ई, के इज इक्वल टू पी जेड ई रेज़ टू पावर माइनस सी अपॉन आर टी। पी क्या था हमारा ओरिएंटेशन फैक्टर के बारे में, या प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं, अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो पी की जगह वहां पे लिख लेना प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ठीक है। ओरिएंटेशन में मतलब प्रोबेबिलिटी कौन सी है कि जब हमारी प्रॉपर कोलिजन होएगा और हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होएगा। और जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा था भैया हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी को, ठीक है जी। क्लियर हुआ? ये क्या था हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, आर इज द गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर। अब हमने यहाँ पे बात किया था एक कोलिजन सॉरी एनर्जी बैरियर के लिए हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात की थी। अगर कोई रिएक्टेंट थे, अगर वो उनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है तो कोलाइड भी करेंगे तो प्रोडक्ट जो है फ्रूटफुल, मतलब जो रिएक्शन है वो फ्रूटफुल नहीं होगा, कोलिजन जो है वो फ्रूटफुल नहीं होगा, राइट। तो उसके लिए हमने क्या किया था, एक तो एनर्जी बैरियर, जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए और उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने बोला था, एक नोट लिखवाया था कि ओरिएंटेशन फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है एज कंपेयर टू एनर्जी फैक्टर, क्योंकि कोलिजन तो बहुत सारी हो रही थी, 10⁻25 से लेके 10⁻28 कोलिजन हो रही थी पर सेकेंड। तो कोलिजन हमारी जो ओरिएंटेशन फैक्टर है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर एनर्जी कम हुई तो हमारी फ्रूटफुल कोलिजन्स नहीं होंगी।
हमारा मकसद क्या है कोलिजन्स कराने का? प्रोडक्ट बनाना, है ना। और जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो किस लिए यूज हो रही थी हमारी? रिएक्टेंट्स के बॉन्ड तोड़ने में, स्पेशली लिखवाई थी। ठीक है, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो हमारी बॉन्ड को तोड़ने में यूज हो रही थी। उसके बाद हमने पढ़ा था टेम्परेचर डिपेंडेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस में क्या था हमारा? विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ द रिएक्शन गेट्स डबल्ड। ठीक है जी, 2 to 3 टाइम्स था। और उसका एक ग्राफ भी बना के दिखाया था मैंने, ग्राफ में जिसमें मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी थी। जब हमने T+10 डिग्री टेम्परेचर लिया था तो वहां पे क्या हो गया, जो ग्राफ था हमारा ब्रॉड हो गया था, और जो हमारा फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स थे वो प्रोडक्ट में ज्यादा कन्वर्ट होने लगे। ज्यादा कुछ इस टाइप का ग्राफ था। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती थी जब हमने टेम्परेचर यहाँ से ले, जब हमने T+10 ले लिया तो वहां से कुछ ऐसा हो गया। पहले वाले में T वाले में ये वाला प्रोडक्ट बना रहा था और यहाँ पे T+10 में ये सारा प्रोडक्ट बना रहा था। यार कोई नहीं। उसके बाद हमने आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ा था भाई, मैंने आर्हेनियस इक्वेशन के कल हमने क्वेश्चन भी किए थे, ये था ना, मुझे याद नहीं किए थे या नहीं किए थे? अच्छा, ग्राफिक बनवाया था हमने, कोई नहीं, आर्हेनियस इक्वेशन के टेस्ट में हम नहीं पालेंगे। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला सुन लीजिएगा आर्हेनियस इक्वेशन का। उसने बोला था कि अलग अलग टेम्परेचर पे हमारे जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो डिफरेंट था ना, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी जो थी वो हमारी वेरी कर रही थी, मतलब वो चेंज हो रही थी विद चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू थी, रेट तो चेंज हो ही रहा था बट रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज होती है विद चेंज इन टेम्परेचर। मैंने आपको डिफरेंस बोला था उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी गई है, राइट। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिया log T2/K1 is equal to 2.303 upon R, T2 minus T1 upon T1 T2, ये हमारा फॉर्मूला था। गलत किया मैंने, ये नहीं था, EA upon 2.303 था, EA upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2। ठीक है जी, T2 जो है वो मेरा हायर टेम्परेचर होएगा, T1 जो है वो लोअर टेम्परेचर होएगा। EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी, log K2 रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2, K1 जो होएगा log रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1। ठीक है जी, इसका एक क्वेश्चन करते हैं फिर छुट्टी करते हैं। एक क्वेश्चन ही करेंगे, कल टेस्ट में मैं नहीं डाल रहा हूँ इसे, ठीक है, बट एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो सर आपको आइडिया हो किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। देखता हूँ कोई एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो वो करा दे। ये वाले देखो, इसके चांसेस आने के कम है। क्यों चांसेस कम है? क्योंकि इसके अंदर लॉग आ गया। अब लॉग तो पता ही है आपको, लॉग की वैल्यू की कहानी कर दी उन्होंने, भैया लॉग वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें हम लॉग की वैल्यू आपको ऑलरेडी पुट करके देंगे। ठीक है, चलिए एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरा नहीं कराऊंगा क्योंकि पेपर में भी आया था तो पूरा क्वेश्चन नहीं आया, करा दूंगा फिर मैं आपको। ये कैसे निकलेगा, बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत बड़ा प्रोसेस। देखिए, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, the rate constants of a reaction at 500 Kelvin and 700 Kelvin are the rate constants of a reaction at 500 and 700 Kelvin are 0.02 second inverse and 0.07 second inverse respectively. Calculate the value of EA. Calculate the value of EA. अब देखो यहाँ पे K1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.02 सेकेंड इनवर्स, K2 की वैल्यू दी हुई है 0.07 सेकेंड इनवर्स, T2 गिवन है हमें 700 केल्विन, T1 गिवन है हमें 500 केल्विन। वैल्यू पुट कर दीजिए।
log 0.07 upon 0.02 which is equal to EA मुझे निकालना है upon 2.303 R। अब R की वैल्यू क्या यूज होगी? 8.314। कल मैंने बताया था आपको कब यूज होगी। अब T2 की वैल्यू 700 माइनस 500 अपॉन 700 इंटू 500। यहाँ पे log 3.5 ले सकता हूँ भैया, डिवाइड कर दिया हमने। EA upon 2.303 into 8.314 into 200 upon 700 into 500। यहाँ पे ये आ जाएगा, तो EA will be equal to log 3.5। सपोज 3.5 की वैल्यू गिवन होगी 2.303 into 8.314 into 700 into 500 upon 2। log 3.5 की वैल्यू 0.5441 गिवन, 0.5441 into 2.303 into 8.314 into 700 into 5 अपॉन 2। ये की वैल्यू आ रही, बस यहां तक क्वेश्चन आएगा आपको। और ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 18.231 किलोजूल पर मोल। E की जो एनर्जी है भैया कितनी आ जाएगी? 18.231 किलोजूल पर मोल। ठीक है जी, तो इससे भी क्वेश्चन आने वाले, मुश्किल क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। यहाँ पे वैल्यू सारी गिवन है, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है ना। आया ना पेपर में, इनके 100 मार्क्स आए। ठीक है, शौक हो गए सारे। ठीक है जी, 18.23 किलोजूल पर मोल। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे हो जाएंगे। यहाँ पे कोई बहुत लंबा चौड़ा कहानी नहीं है। एक चीज रह गई थी, इफेक्ट ऑफ चेकलिस्ट, छोटा सा है, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। वो मनी को और तनवीर को, है ना, दोनों को पहाड़ चढ़ाए थे हमने। हाँ ठीक है जी, तो इसके कल तो नहीं, इसके क्वेश्चंस हम करेंगे। कल तो टेस्ट होएगा और सैटरडे को हम एक और एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे 1-1.5 घंटे की, ऐसी सिर्फ न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट जो ये रह गए, ये वाले पार्ट करेंगे। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं।